स्वागत है आपका एनवीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा है विशाल और संजीव का। विशाल और संजीव गांव के लड़के, +2 के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये आर्मी के लिए परीक्षा देंगे और उसी की वजह से इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। रनिंग की, जॉगिंग की, जो भी शारीरिक जो फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो एक आर्मी की ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी होती है, वो कर दिया इन्होंने शुरू। अब धीरे धीरे जो इनका स्टेमिना था वो भी बनता जा रहा था। और जिस ग्राउंड में, जो स्कूल की ग्राउंड में ये रनिंग या जॉगिंग करते थे, सुबह भी करते थे और शाम को भी करते थे, और अमूमन करते करते रात हो जाती थी। अब कुछ महीने तो ये करते रहे। अब जो दिन हैं वो आ चुके थे सर्दियों के दिन आ चुके थे। लेकिन तब तक इनका जो काफिला था ये सिर्फ 2 जनों को नहीं रह गया था। इनके काफिले में 6-7 जो लोग थे वो आ चुके थे, और वो भी आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी की भर्ती के लिए, जो परीक्षा के लिए करना चाहते थे। तो इसलिए वो भी जॉगिंग साथ में या रनिंग वगैरह करते थे साथ में। अब क्या होता था कि पहले तो जब ये सुबह अपनी जो भी सारी फिजिकल एक्सरसाइज करते, और शाम को भी जब फिजिकल एक्सरसाइज करते, और उसके बाद फिर जब फ्री होकर सीधा घर चले जाते थे। लेकिन जब सर्दियां शुरू हुई तो फिर उन्होंने क्या शुरू किया कि रनिंग वगैरह करने के बाद अलाव जलाना शुरू कर दिया। जो आग वगैरह होती है, जिसे कहते हैं अलाव ही शायद कहते हैं हिंदी में से। अब उसकी वजह से क्या होता था कि एग्जाम्पल के तौर पर अमूमन वो 6 बजे तक फ्री हो जाते, लेकिन अब 1-1.5 घंटा 2 घंटे बातें होती रहती, और उसकी वजह से इनको 8 साढ़े 8 बज जाते। इसी बहाने वो हाथ भी सेक लेते और साथ के साथ ही बातें भी हो जाती। अब कुछ दिन तो नॉर्मल बातें, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि जब ग्रुप बैठा हो और हॉरर की बातें ना हो, कुछ दिनों बाद हॉरर की बातें भी होने लग पड़ी। हर कोई लड़का एक से बढ़कर एक किस्सा सुनाता, जिससे इनको डर भी काफ़ी लगता, रोमांच भी आता। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि 6-7 लड़के थे, तो हर कोई लड़का कितना किस्से लेकर आएगा। अब धीरे धीरे जब किस्से कम होने लग पड़े तो ये भी सोचने लग पड़े कि भाई मज़ा तो असली हॉरर सुनने में आता है, तो भाई अब बंदों का इंतजाम कहाँ से करें। क्योंकि ये उस समय की बात है जब इंटरनेट नहीं था, यानी कि अमूमन 2001 या 2 की बात है। तो ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब पकड़ के हॉरर कहानियाँ सुननी शुरू कर देते। लेकिन एक दिन जो एक सिक्योरिटी गार्ड थे, कह सकते हैं सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, जो चौकीदारी करते थे स्कूल की, वो उन्होंने देखा, कुछ दिन देखा कि जो बच्चे हैं वो आग वगैरह जला रहे हैं, सर्दियाँ वो और बढ़ चुकी हैं, तो वो भी इन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब वो भी हाथ सेकते थे, इनकी बातें सुनते थे, हंसते भी थे, और कई बार थोड़ा बहुत इन्वॉल्व भी होते थे बातों में। अब इनकी उन बाबा जी से भी अच्छी बनने लग पड़ी। अब जब हॉरर का गॉसिप खत्म हो रहा था, इनको कुछ नया हॉरर चाहिए था। तो इनमें से संजीव पूछते हैं कि बाबा जी आप बात बताओ, आपकी उम्र जो है वो 70 साल के आसपास तो लग रही है। वो कहते हैं हाँ कि हाँ इतनी है, मेरी 68 साल 68 ईयर्स मेरी उम्र है। तो फिर वो पूछते हैं कि बाबा जी देखो, अभी आप तो हमारे दोस्त ही बन गए हो, तो अब आपको पता है कि हम करते हैं हॉरर की ज़्यादा बातें, कि ये भूतिया किस्सा हुआ, ये भूतिया किस्सा हुआ। आपके पास कोई ऐसा किस्सा है नहीं कि जिससे हमारी आंखें खुली की खुली रह जाए कि ऐसा भी कुछ होता है। अब बाबा जी जो हैं वो कहते हैं कि बेटा है तो सही है, लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे। तो वो लड़के कहते हैं, संजीव और विशाल, कि वो विश्वास करना बात की बातें हैं, लेकिन मज़ा आना चाहिए। तो कुछ लड़के कहते हैं कि बाबा जी अपने मन से मत सुना देना। बाबा जी कहते हैं कि बात ऐसी है कि जो ये किस्सा हुआ है ये हुआ ही मेरे साथ है। अगर किसी और का किस्सा सुना हो तो फिर बातों से बातें बनती हैं, 2 की 4, 4 की 8 हो जाती हैं। कुछ तो सच्चाई होती है, लेकिन कुछ झूठ भी होता है। लेकिन जो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा उसमें जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बताऊंगा। अब बात जब चल पड़ती है तो सारे सुनना शुरू कर देते हैं, लेकिन समय की कमी होती है, क्योंकि जो ये बातें कर रहे थे ये उस पहर में की जा रही थी जब सबके जाने का टाइम हो गया था। अब जो ग्रुप था उसमें कुछ मतभेद भी था। कुछ चाहते थे कि हम किस्सा सुनेंगे, कुछ चाहते थे कि नहीं भाई कल सुनेंगे। इच्छा तो उनकी भी सुनने की थी, लेकिन गांव का जो माहौल होता है उसमें बहुत लेट नाइट घर में एंट्री मिलती नहीं है, तो समय के मुताबिक जाना पड़ता है। तो इसलिए फिर ये डिसाइड किया गया कि बाबा जी अब कल आप बिल्कुल हमें जिंदा जागते नजर आएँ, क्योंकि जो आपकी पिटारी में किस्सा है वो हमने सुनना है। बाबा जी भी हंस के बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अब आपके लिए स्वास्थ्य तो बचा के रखने पड़ेंगे। अब ये कह के सारे बाबा जी को प्रणाम करते हैं और अपने अपने घर चल देते हैं। लेकिन सबके मन में क्यूरियोसिटी कि ऐसा भी कौन सा किस्सा है जो इनके साथ खुद हुआ है और आज वो हमें बताएंगे।
उसका मेन कारण था कि जितने भी ये लोग थे उनमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ कुछ खुद ऐसी घटना हुई हो। सब सुनी सुनाई बातें करते थे, और जैसा कि मैंने कहा कि उसमें कुछ ऊंच नीच तो होती है। कई विश्वास के लायक थी, कुछ विश्वास के लायक नहीं थी। लेकिन एक ऐसे इंसान की बात जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में है, तो वो फिर इस तरीके की झूठी बातें क्यों करेगा। रात जैसे तैसे सारे बिताते हैं, और जब अगले दिन दिन होता है तो सबके मन में सिर्फ एक होता है कि जैसे तैसे करके शाम हो और हम उस किस्से को सुने जो बाबा जी सुनाना चाहते हैं। अब धीरे धीरे वो वक्त भी आ जाता है, तो जब सारे इकट्ठे बैठते हैं तो बाबा जी भी अपने तयशुदा टाइम पर आ जाते हैं। अब होता है किस्से का आगाज। इससे पहले कि हम किस्से का आगाज करें कि वो बाबा जी का किस्सा क्या था, आप अपना फर्ज निभाना मत भूलिएगा, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ ही न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस के मिलेंगे। और उसका एक कारण है कि जो हॉरर के शौकीन हैं उनके लिए ये वन स्टॉप चैनल है। यहाँ पर हर रोज़ नई हॉरर कहानी और वीकली पॉडकास्ट अपलोड होता है। तो इसलिए आपको अगर हॉरर सुनना पसंद है तो उसको नोटिफिकेशन को अगर आपने इनेबल किया होगा तो आपका जो डेली का डोज है वो पूरा होता रहेगा। ये बात अलग है कि कुछ कहानियाँ आपको पसंद नहीं आएंगी, कुछ कहानियाँ बहुत पसंद आएंगी, लेकिन आपको डेली एक नई स्टोरी यहाँ पर मिलेगी। अब आगाज करते हैं उस किस्से का जो बाबा जी काफ़ी सालों से अपने दिल में छुपाए बैठे थे। बाबा जी अब बोलना शुरू करते हैं, और सभी के सभी बस एक टक नज़र से बाबा की तरफ देख रहे थे कि क्या है इनकी पटारी में, हम भी तो देखें। क्या ये भयानक होगा, क्या ये डरावना होगा, या फिर फुस हो जाएगा। राज तो ये बाबा जी के पास ही था। तो शुरू होते हैं, और बाबा जी कहते हैं कि जो ये किस्सा है वो इस गांव का नहीं है, इस गांव के बगल वाले गांव का। तब मैं वहाँ पर एक रेस्ट हाउस होता है, वहाँ पर मैं चौकीदारी करता था। अब रेस्ट हाउस जिनको अमूमन नहीं पता गांव का, आमतौर पे तो शहरों में भी होते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने के जो आमतौर रेस्ट हाउस बने हुए थे उसमें क्या होता था कि नहर के किनारे एक प्रॉपर रेस्ट हाउस बना होता था। उसको कुछ लोग डाक बंगला भी कहते थे। आमतौर पे रेस्ट हाउस होता था जब कोई बड़ा अफसर किसी आता था जो गांव का मुआयना करने या कुछ आता था, तो उसको उस रेस्ट हाउस में ठहराया जाता था, उसकी सेवा की जाती थी। जब आज़ादी मिली तो उसके बाद फिर क्या होता था कि कुछ अफसर जो आते हैं, इंस्पाइट ऑफ जो उसके महकमा होगा उसका कोई नहीं, वो हो सकता है कि कोई उस स्कूल का कोई बड़ा एक ऑफिसर हो जो स्कूल्स को मतलब देखता हो, सरकारी को, अमूमन सरकारी, तो उनको वहाँ पर रेस्ट हाउस में उनको जगह दी जाती थी अगर कोई रात रुकना चाहता था। अब क्या था कि उस नहर का जो सिंचाई का सारा था, उसके बिल्कुल पास नहर थी, तो जो सारा सिंचाई का होता है, आई थिंक इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, तो आमतौर पर ज़्यादातर वहाँ पर वही जो ऑफिसर आते थे, और क्योंकि उन्होंने अपना सारा जो सर्वे करना होता था वो अपने हिसाब से सर्वे करते थे कि नहर की डेप्थ कितनी है, रेत कितनी है, जो भी वो करते हैं, है ना। अब ये सारा जो उस रेस्ट हाउस का काम काज है वो संभालते थे। तो जो बात है वो भी अब पीछे चली जाती है, यानी कि बात जो है वो 70 की दहाई के आसपास की बात है। तो ये रेस्ट हाउस को काफ़ी अच्छे तरीके से संभालते थे, और उस रेस्ट हाउस की सबसे ख़ास बात ये होती थी कि इनको बड़े सुकून से वहाँ पर रहने के लिए मिलता था। और ये एक छोटा सा कमरा इनके परिवार का जो था वो वहाँ पर उसके साथ वे रहते थे, और जब भी कोई ऑफिसर आता था तो उनकी सेवा पानी वगैरह कर देते थे। लेकिन उस सारे कमरों में एक कमरा था जो बंद था इनके होश संभालने से भी पहले का। जब से इन्होंने उस जगह पे काम करना शुरू किया तब से वो बंद था। अमूमन अभी इनको वैसे 5 साल ही हुए थे काम करते, और जो इनकी रिहाइश थी वो इस गांव की नहीं थी, ये काफ़ी दूर 500-600 किलोमीटर किसी और राज्य से आए थे। यानी कि इनको उस कमरे के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। फिर भी इनको ये पता था कि जब से ये आए, यानी कि 4-5 साल तो हो गए हैं, तो तब से कमरा बंद है। पूछने की कोशिश की, नहीं की, ये तो नहीं पता। लेकिन जब सच पता लगा कि वो कमरा बंद क्यों है, तो ये अपनी जान की खैर मनाते दिखे कि इन्होंने क्या कर दिया। अब ऐसा भी क्या था उस कमरे में, कोई भूत था?
कुछ चुड़ैल थी, क्या था? आमतौर पे ये किस्से तो अक्सर सुनने को मिलते ही हैं कि भूत था जी, उसको आज़ाद कर दिया, चुड़ैल था। लेकिन इस केस में कुछ अलग था। अब अमूमन तौर पर लोग जो अफ़सर आते हैं, ये उनकी सेवा पानी करते, जैसा मैंने कहा, तो ये सब कुछ ठीक चलता। एक बार 2 ऑफ़िसर सर्वे करने के लिए आए, जो सिंचाई का सारा नहर का सर्वे करना था, उसका सर्वे करने के लिए आए और उन्होंने तकरीबन 2 दिन के आसपास 2-3 दिन वहाँ पे रुकना था, 2-3 रातें वहाँ पे रुकना था। तो जब ये आए तो उन्होंने अच्छी तरह साफ़-सफाई तो पहले करके की थी, तो उसके अलावा खाने वगैरह का भी सारा उन्होंने बंदोबस्त किया। अब समय था उन ऑफ़िसर्स के सोने का। लेकिन आज की रात उस रेस्ट हाउस में कुछ अजीब-सी होने वाली थी। आज से पहले जितने भी लोग उस रेस्ट हाउस में रहते थे, तो किसी भी तरीके का कुछ अजीब सी हरकतें, अजीब सा अकेलापन या अजीब सी आवाज़ें नहीं आती थी। लेकिन जब ये अफसर ने सोना शुरू किया तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, जैसे कोई क्लास लग रही है। अब रात का 12-1 बजे का समय, उस रेस्ट हाउस के पास नहर, उसके आसपास कोई बिल्डिंग नहीं, तो ऐसी आवाज़ें कहाँ से आएंगी? इनको लगता है कि शायद हमारा वहम है और ये फिर से सोने की कोशिश करते हैं। तब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हुए थे, मतलब कि इन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की कि क्या मुझे भी वही महसूस हो रहा, तुम्हें भी वही महसूस हो रहा जो मुझे हो रहा है। बस ये फिर से अपनी चद्दर ओढ़कर सोते हैं। तो कुछ समय बाद इनको अजीब से तरीके से फिर वही आवाज़ें आने लग पड़ती हैं। लेकिन इस बार जो आवाज़ें थी वो ज़्यादा थी और साथ के साथ कुछ खूंखार भी थी। जैसे कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो अजीब से तरीके से कुरला रहे हैं और कुछ बड़े लोगों की भी आवाज़ें आ रही हैं। फिर से इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इन्होंने कन्फर्म किया कि जो मुझे सुनाई दे रहा है वो तुम्हें भी सुनाई दे रहा है क्या? अब ये दोनों उठ के बैठ के और दरवाज़ा खोल के आसपास देखा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। और होता भी कैसे, बच्चे इस समय यहाँ पर क्या कौन पढ़ने आएंगे? लेकिन फिर ये अपने मन का वहम समझकर सोने चले जाते हैं। और जब ये सोते हैं कुछ समय बाद इनको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी स्कूल से छुट्टी हुई हो। जैसे ही वो घंटे की आवाज़ सुनाई देती है तो ऐसे लगता है कि इनके सोते हुए बच्चों की भीड़ ऊपर से गुजरी है। इनकी तो चीखें निकल जाती हैं और वो आवाज़ें साथ में इतनी खूंखार थी कि इनसे सही नहीं जा रही थी। जैसे ही इनकी चीखें निकलती हैं तो ये जो बाबा जी हैं, जब तब जवान थे, जल्दी से भागे आते हैं और वो कहते हैं कि साहब हुआ क्या? तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ है। वो कहते हैं कि बताओ क्या है? नहीं, यहाँ पर कुछ भूत प्रेत की साया है। तो वो कहते हैं कि भूत प्रेत का साया कैसे हो सकता है साहब? हम तो यहाँ पर 4-5 साल से रह रहे हैं और आपसे पहले भी कितने लोग आए हैं, तो ऐसा तो किसी ने कुछ कंप्लेन की नहीं। तो फिर वो पैसे लग पड़ते हैं कि भाई हम बेवकूफ़ हैं, आपको लग रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप बेवकूफ़ हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे पहले रह के गए हैं, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन, कुछ लोग तो हफ्ता भी रह के गए हैं, किसी एक पर्सन ने भी कंप्लेन नहीं की कि कुछ ऐसा उन्होंने फील किया। तो फिर ये जो दोनों ऑफिसर थे ये उनको सारी कहानी बताते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ। उनको लगा कि कुछ बच्चे पहले पढ़ रहे हैं, फिर उनकी आवाज़ें बदलनी शुरू हुई। फिर जैसे ही घंटी बजी तो साथ के साथ ही उनके ऊपर से ऐसे भीड़ निकली कि जैसे पता नहीं कितने बच्चे भागकर इनके ऊपर से गए और उनकी आवाज़ें बर्दाश्त से बाहर थी। अब ये सुनने के बाद थोड़ा बहुत खौफ तो इनके दिलो दिमाग पर तो छा जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि अब आप सोने की कोशिश कीजिए। तो ये जब सोने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद उनको कुछ ऐसा फील होता नहीं। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी उन्होंने 2-3 दिन तो रुकना था, तो अगली रात वहाँ पर सोए कैसे? तो ये जैसे तैसे करके दोनों ऑफिसर इस बाबा जी को मनाते हैं कि भाई आप हमारे साथ उस रूम में सोएंगे, अगर आपको कोई चीज़ महसूस ना हुई और हमें चीज़ महसूस हुई तो हम समझ लेंगे कि शायद कुछ हो सकता है, कोई वहम हो, अजीब सी तरीका कुछ, हम इस चीज़ को मान लेंगे कुछ नहीं है। तो जब अब रात का समय आता है तो ये भी उनके साथ नीचे बिस्तर बिछाकर सोने लग पड़ते हैं। कुछ समय बाद तीनों अचानक से उठते हैं। तीनों की आंखों में खौफ, हैरानी सब कुछ था, क्योंकि अब तीनों ने उन बच्चों की आवाज़ें सुनी थी जो पास की ही दीवार से आ रही थी।
अब ये भी कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं कि कमरे के अंदर से नहीं, इस दीवार के उस पार से आवाज़ आ रही है। ये जल्दी से खड़े होते हैं और वो दरवाज़ा खोलते हैं जो काफ़ी सालों से बंद था, अमूमन 10-12 साल पहले बंद हो चुका था। अब वहाँ पर जब ये खोलते हैं तो इनको अजीब से तरीके की स्मेल आती है, जैसे पता नहीं कितने मुर्दे गल सड़ रहे हैं। इससे पहले इन्होंने दरवाज़ा खोला था तब तो किसी तरीके की इनको स्मेल आई नहीं, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि अब रात के समय में जब ये दरवाज़ा खोल रहे हैं तो इनको अजीब से तरीके की स्मेल आई। काफ़ी हैरान होते हैं ये, लेकिन इस चीज़ को तो ये समझ नहीं पा रहे थे। और जैसे ही ये रूम में जब गए और वहाँ पर अजीब सी तरीके की आवाज़ें बच्चों की खासकर इनको आने लगी, ये बर्दाश्त ना करते हुए उस कमरे से बाहर आए और फिर से वो ऑफिसर्स वाले कमरे में आ गए और कह रहे थे कि मुझे साहब आवाज़ें तो आ रही हैं लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। अब तीनों डर चुके थे। रात का समय, इन तीनों के अलावा और इनके परिवार जो किसी दूसरे कमरे में था उनके अलावा यहाँ पर कोई था नहीं। मदद मांगते तो किससे मांगते और किस लिए मांगते, किस चीज़ से बचने के लिए मांगते, सबसे बड़ा सवाल ये। अब धीरे धीरे समय बीतता है, वो आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें बढ़ती जाती हैं और जैसे ही घंटी की आवाज़ आती है तो फिर वैसे ही तीनों को ऐसे महसूस होता है कि उनके ऊपर से कोई बहुत तेज भाग कर गया और वो कोई एक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा। अब रात जैसे तैसे तो गुजारते हैं। सुबह जो अगली थी वो इस चीज़ के बारे में थी कि आखिर ये रात को, या यूँ कहें कि 2 रातों से ही स्पेशली ये हो क्या रहा है। अब इस चीज़ में ऐसा भी क्या हो गया कि इससे पहले जो लोग आते थे वहाँ पर तो किसी तरीके की कोई दिक्कत थी नहीं, ऐसी दिक्कत अब क्या होगी। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आया था। अगर आपने गौर किया होगा कि वो जो बाबा जी हैं तब दरवाज़ा खोलते हैं, वो वाला दरवाज़ा जो काफ़ी समय से बंद था, लेकिन वो दरवाज़ा उस रात नहीं खोलते, वो दरवाज़ा खोलते हैं कुछ समय पहले। और उस दरवाजे को खोलने का कारण कोई भी नहीं था, बस इनके दिमाग में एक चीज़ आई, इनको चाबी नज़र आई और जो उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, उस ताले पर कुछ मोलियाँ बंधी हुई थी, कुछ पेज थे जो जिस पर अजीब से तरीके के मंत्र लिखे हुए थे, वो गल सड़ गए थे, समय के साथ साथ वो गल सड़ गए थे। और जहाँ से ये आए थे यहाँ शायद कह सकते हैं कि ये इन बातों पर कभी गौर करते नहीं थे कि कुछ हो सकता है, किसी ने कुछ बांधा हो। और ये क्या करते हैं कि ये उस कवच को तोड़ देते हैं, उसको मोलियों को जो है वो खोलते हैं, ताला खोलते हैं, दरवाज़ा खोल के अच्छे तरीके से साफ़ कर देते हैं। उसके बाद से ही ये वारदात होनी शुरू हुई। और उन दोनों के पहले जो शिकार थे, शिकार उस तरीके से नहीं कि उनको कोई नुकसान हुआ, लेकिन जो उनको मेंटल हरासमेंट हुई उस हिसाब से जो उनके शिकार थे वो पहले 2 ऑफिसर थे। अब सुबह इस चीज़ पर सब हैरान, और ये जो बाबा जी हैं तब ये समझ चुके थे कि हो ना हो उस कमरे में ही कोई दिक्कत है। अब ये गांव के लोगों से बात करते हैं और जैसे ही गांव के लोगों से बात करते हैं तो लोग उनको खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं कि किससे पूछकर तुमने वो ताले को खोला। तो फिर बाबा जी पूछते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया कि वो कमरे में कुछ है। तो फिर गांव के जो लोग हैं वो बताते हैं कि इस कमरे का एक इतिहास है और बड़ा ही डरावना इतिहास है, जिसकी वजह से किसी बड़े तांत्रिक ने इस कमरे को बंद किया, या कह सकते हैं कि इस कमरे को बांध दिया। अब वो बाबा जी हैं जो पूछते हैं कि और इतिहास इस चीज़ का क्या, और भयावह इतिहास क्या, यहाँ पर कोई खून हुआ था, कुछ हुआ था? वो कहते हैं कि खून तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर अंबार लगा था, अंबार लगा था यहाँ पर लाशों का। अब लाशों का अंबार, ये कहते हैं कि कौन सी लाशों का अंबार और कब लगा था? तो फिर जो गांव वाले हैं वो बताते हैं कि आज से कुछ 10-12 साल पहले की बात है कि एक बस थी, कोई बहुत बड़ा स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, क्योंकि उस समय में मुझे नहीं लगता कि किसी आम से स्कूल की कोई बस होगी, है ना। तो शायद उन्होंने कोई, या फिर ये भी था कि वो पिकनिक बस थी, तो हो सकता है कि स्कूल नॉर्मल हो, लेकिन पिकनिक के लिए जो बच्चे थे वो जा रहे थे उस बस से, और जो बस थी वो इस नहर में गिर गई। और जब नहर में बस गिरी तो जो उन बच्चों की लाशें थी, ज़्यादातर तकरीबन 90% तो बच्चे और वहाँ का जो ड्राइवर और जो टीचर सब मर गए पानी में डूब के। और उस बस की जो
बस जैसे मतलब इसके थोड़ी सी दूरी वो बस गिरी पानी में, और यहाँ पर आके इस रेस्ट हाउस के पास आके उसको रेस्क्यू किया गया। और जब उसको रेस्क्यू किया गया और जो लाशें थी बच्चों की वो ये वहाँ पे रखेंगे, इस कमरे में रखेंगे। अब धीरे धीरे करके जो सारे रेस्क्यू कर रहे थे तो तकरीबन एक आधा दिन तो वहाँ पर लाशें पड़ी रही। उसके बाद से कुछ ऐसी आवाज़ें इस कमरे से आनी शुरू होंगी, कोई टिकता ही नहीं था, कोई भी यहाँ पे टिकता नहीं था। फिर किसी बड़े तांत्रिक को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि जो आत्माएं हैं उन बच्चों की इस कमरे में कैद होकर रह गई हैं, समेत उन टीचर और वो जो भी ड्राइवर वगैरह थे। फिर उन्होंने इस कमरे को बांधा, ताला लगाया और एक कवच लगाया कि इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएंगी और इस कमरे के अंदर भी कोई ना आए। और तुम बेवकूफ़ ने बिना जाने समझे वो कवच को तोड़ दिया। अब इनको अपने किए पर पछतावा तो था, लेकिन हो क्या सकता था, जो इन्होंने कर दिया वो तो हो चुका था, उसको बदला तो नहीं जा सकता था। फिर से गांव वालों का इकट्ठ हुआ और किसी तांत्रिक को बुलाकर उसको दोबारा से बंद किया गया। उसके बाद किसी भी तरीके की कोई हरकत तो हुई नहीं वहाँ पे। इन्होंने 1-2 साल वहाँ पे बिताए, लेकिन उसके बाद इनको फिर भी ऐसा वहम होता था कि वो जो बच्चे हैं इनको पुकार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें आज़ाद कर दो। लेकिन फिर इसी कशमकश की वजह से ये ज़्यादा समय वहाँ पर रुक नहीं सके और इस गांव में आ गए। और इस गांव में आके कुछ साल तो उन्होंने काम किया, फिर ये स्कूल की जो जिम्मेदारी संभालने लग पड़े। अब सब के सब लड़के इनकी बातों को एकचित्त होकर सुन रहे थे। सबकी आंखों में डर था, लेकिन एक दुख भी था कि वो बच्चे बेचारे आज भी उनकी आत्माएं उस कमरे में भड़कती हैं और किया कुछ नहीं जा सकता। बाबा जी जब ये अपना किस्सा सुनाते हैं तो उसके बाद एक अजीब सी तरीके की खामोशी सा जाती है और बात करते करते टाइम भी हो जाता है जाने का। उसके बाद फिर सारे अपने घर जाते हैं और हॉरर का स्टफ तो तकरीबन सबका ख़त्म हो चुका था। काफ़ी समय तक इकट्ठे होते रहे, बाबा जी भी साथ में बैठते रहे, लेकिन अब इन बातों को काफ़ी समय हो चुका है। कुछ लोग, ख़ास तौर पर विशाल, तो आर्मी में सेलेक्ट हो गया, लेकिन संजीव नहीं हो पाया। 1-2 लड़के और भी हो गए, लेकिन बाकी नहीं हो सके। और जो ये ग्रुप था कुछ समय तक ही रहा, इन्होंने अपनी बातें शेयर की और उसके बाद ख़त्म हो गया। आई होप जो आज का किस्सा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। जल्दी से बढ़ते हैं अब अगले किस्से की ओर। दक्ष और वैजंती काफ़ी ज़्यादा आज खुश थे। अरे खुश हो भी क्यों ना, आज वो अपने नाना जी के घर जा रहे थे छुट्टियाँ बिताने। और छुट्टियाँ जैसे कि 1-2 दिन की तो होती नहीं है, कम से कम इन्होंने 10-15 दिन छुट्टियाँ बिताने वहाँ पे जाना था। और ये इनका जो टूर था वो काफ़ी समय के बाद लग रहा था। दक्ष की उम्र जो थी वो 10 साल थी और वैजंती की उम्र 13 साल थी। इससे पहले ये तकरीबन 4 साल पहले ही अपने नाना जी के घर जा सके थे। उसकी वजह से इनके कुछ उसका कारण था कि इनके जो पिता थे उनको जॉब की वजह से कुछ इतना वक्त मिलता नहीं था। तो इनकी जो मदर थी तब वो भी जॉब करती थी, लेकिन अभी 1 साल पहले उन्होंने किसी कारणवश जॉब छोड़ दी, तो अब वो भी फ्री थी। इसलिए इनकी जो खुशी थी वो दुगनी थी कि काफ़ी साल के बाद वो नाना जी के घर जाएंगे। अब तो नाना जी का जो घर था वो बदल भी चुका था। पहले वो एक छोटे से घर में रहते थे और अब जो उन्होंने कोठी डाल ली थी, मतलब एक बड़ा सा बंगलो बना लिया था। तो नई लोकेशन, वहाँ पर क्या क्या होगा, और कॉलोनी होने की वजह से इनको ये भी था कि वहाँ पर एक बड़ी सी सड़कें होंगी और पार्क वगैरह होंगे और खेलने को मिलेगा। जब दक्ष और वैजंती अपने नाना जी के घर में जाते हैं तो वो जाकर थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। घर बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन जैसा कि उन्होंने सोचा था कि उस कॉलोनी में पार्क होगा, ऐसा कुछ था नहीं। उस कॉलोनी में कोई पार्क था ही नहीं, या शायद इनको पता ही नहीं था कि कोई पार्क है। अब पहले दिन तो बस सारा मेलजोल में गुजर जाता है। दक्ष और वैजंती अपने जो कज़न ब्रदर्स की वेट कर रहे थे कि भाई वो भी होंगे, लेकिन वो भी अपने नाना जी के घर गए थे और उन्होंने कुछ 3-4 दिन के बाद आना था। तो इसलिए ये थोड़े से उदास भी हो गए कि अभी हम तो रोज़ ही दोनों जने खेलते हैं, तो हम किससे खेलेंगे। खैर पहले दिन तो जब सब कुछ नॉर्मल बातें हुई, तो अगले दिन अब ये जब उठते हैं तो पहले तो नाना जी से खूब बातें करते हैं। उसके बाद फिर नाना जी को पूछते हैं कि नाना जी यहाँ पर आसपास कोई पार्क नहीं है। तो नाना जी कहते हैं कि बेटा पार्क नहीं है यहाँ पे। तो ये सुन के ये कुछ मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, अब कज़न ब्रदर हमारे आएंगे, कज़न्स आएंगे, उनके साथ ही खेलेंगे। दिन के समय में अब काफ़ी गर्मी थी और उसकी वजह से ये अपने कमरों में ही थे।
और इंडोर गेम्स वगैरह ही खेलते रहे। लेकिन जैसे ही शाम हुई, सूरज ढलना शुरू हुआ, तो ये छत पर जाते हैं ताज़ा हवा का आनंद लेने के लिए। अब जब ये छत पर जाते हैं तो ये एक नज़ारा देख के हैरान रह जाते हैं और उनको अपने नाना जी पर गुस्सा भी आता है, क्योंकि घर की बैक साइड में एक पार्क था। हालांकि वो पार्क जो था वो मेंटेन नहीं था, वो ऐसा लगा हुआ था कि पार्क बंद है, लेकिन पार्क तो था। अब ये जल्दी से नाना जी की तरफ जाते हैं और उनको कहते हैं कि नाना जी आपने झूठ क्यों बोला। तो ये नाना जी पूछते हैं कि कौन सा झूठ, किस चीज़ का झूठ। तो वो कहते हैं कि आपने तो कल हमें कहा था कि यहाँ पर कोई पार्क है नहीं। तो वो नाना जी कहते हैं हाँ बिल्कुल पार्क नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि हमने छत पर देखा, जो घर का बैक साइड है वहाँ पर एक सड़क छोड़कर पार्क है। तो नाना जी कहते हैं कि बेटा वो पार्क बंद हो चुका है और वहाँ पर कोई जाता नहीं है। अब ये पूछते हैं कि उसका कारण। तो बच्चों के सवाल आपको पता है एक से बढ़कर एक होते हैं। तो नाना जी कहते हैं कि देखो बेटा, ये पार्क पहले खुला होता था, हम तो अभी यहाँ पर नए आए हैं, लेकिन हमने भी पता किया था और जो हमें पता लगा कि उस पार्क का जो एक ऊंचा सा झूला है ना, वहाँ पर गलती से एक लड़का गिर गया था और सीधा सर के बल गिरा था, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। अब जब ये घटना हुई उसके बाद जो वो पार्क है वहाँ पर अजीब सी तरीके की हरकतें होनी शुरू हो गई। वहाँ पर जो लोग जाते, अगर थोड़ा सा अंधेरा होता तो ऐसे लगता था कि कोई उनके कपड़े खींच रहा है। कई बार उनको किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती, तो कई बार उनको किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती। अब लोग मानते हैं कि हो ना हो वो उसी बच्चे की आत्मा है जो बच्चा वहाँ पर गिरकर मरा था। धीरे धीरे लोगों ने वहाँ पर आना छोड़ दिया और ये पार्क बंद हो गया। तुम देख सकती हो कि अजीब से तरीके की वहाँ पर बेलें लटकी हुई हैं, अजीब से तरीके के जो पेड़ पौधे बड़े बड़े हो चुके हैं और वहाँ पर तो ताला भी जड़ा हुआ है। ये सुनकर दोनों बच्चे तो डरे, लेकिन मन में चुल तो थी कि हम तो दिन दिन के समय में ही पार्क चले जाएंगे, रात के समय में जाएंगे नहीं, और इसके लिए नाना जी को बताने की ज़रूरत है? अरे दिन के समय में जाएंगे, क्या ज़रूरत है? अब आंखों ही आंखों में दोनों के शैतानी थी और उस रात को ये दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि जब थोड़ा सा सूरज ढलना शुरू होगा, हम 15-20 मिनट के लिए उस पार्क में जाएंगे और वहाँ पर जो झूले बने हुए हैं वहाँ पर थोड़े से झूले लेंगे और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। किसी को क्या पता लगेगा? वैसे तो इनके घर वालों को पता ना लगता, लेकिन वहां पर शायद कोई इनका इंतजार कर रहा था। अब ये जाते हैं। पार्क जो है वो अंदर से बंद था, लेकिन उसकी दीवारें ऊंची नहीं थी और कुछ ग्रिल्स वगैरह लगी हुई थी, छोटी छोटी ग्रिल्स लगी थी। ये आसानी से फांद के दीवार को पार्क के अंदर चले जाते हैं। पार्क के अंदर जाके जब ये देखते हैं तो पार्क तो जो बाहर से कुछ डरावना लग रहा था, अंदर से मतलब जो उनकी ग्राउंड थी ठीक ठाक थी, मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा था। और ये खेलना शुरू कर देते हैं। अब इनके परिवार के लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे है। इतनी अनगहली होती है कि बच्चों का पता ही नहीं। गलती तो यहाँ पर सबसे पहले माँ बाप की थी। बच्चे तो होते ही हैं शैतानियाँ करने के लिए, लेकिन उनके माँ बाप उनको रोकने के लिए होते हैं। और अगर कोई ऐसी अनगहली करता है तो सबसे बड़ी गलती माँ बाप की होती है या केयर टेकर की होती है। खैर, हम किस्से को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे जैसे ये वहाँ पर खेलते जा रहे थे, इनको समय का कुछ अंदेशा रहा ही नहीं। जो सूरज था वो ढल चुका था और अंधेरा हो गया था। अब जैसे ही अंधेरा शुरू होता है, ये दोनों जाने खेल रहे थे, इनको किसी के हंसने की आवाज़ आती है और अजीब से कान के पास आती है आवाज़, मुझे भी खिलाओ। दोनों एक दूसरे की तरफ डर के बोलते, तूने बोला क्या? लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला था। वहां पर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा था जो कह रहा था कि मुझे भी खिलाओ। जैसे ही ये आवाज़ सुनते हैं तो ये फौरन से वहां पर भाग खड़े होते हैं। पार्क की दीवार जो है वो फांदते हैं और अपने घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो फिर इनके मदर ये चीज़ को नोटिस कर चुके थे कि ये बच्चे गए कहाँ पे। तो इनसे पूछा जाता तो ये इधर उधर का बहाना लगा लेते हैं। लेकिन अब जब ये गए थे और जब ये वापस आए थे तो एक पर्सन वहाँ पर और आ चुका था। वो थे इनके मौसा जी। मौसा जी के बारे में अगर बात की जाए तो ये बताते हैं कि मौसा जी का ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो इन जो घर पे रात को रुकते नहीं थे, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, क्योंकि वो थे लोकल। तो उसकी वजह से वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मेन कारण था कि वो रात को रुकते नहीं थे। अब जब ये बच्चे आए
तो मौसा जी से मिले। अब मौसा जी इनको काफ़ी अजीब से तरीके से देख रहे थे, बस टकटकी लगा के इनकी तरफ देखी जा रहे थे। और कुछ समय बाद तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी और नाना जी भी इस चीज़ को कर रहे थे रिकॉर्ड की ये इनकी तरफ बार बार देखी क्यों जा रहे हैं। अब रात के 8 साढ़े 8 बज चुके थे, सबने खाना वगैरह खा लिया था। एज़ यूजुअल नाना जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इनके वो जवाई हैं, दूसरे जो इनके जो मौसा जी हैं और उनके जवाई हैं नाना जी, वो कहेंगे कि मैं चलता हूँ। लेकिन उस दिन हैरानीजनक तौर पर वो कहते हैं कि पापा जी मैं आज यहीं पे रुकूंगा। अब जब ये बात सुनते हैं तो सभी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लग पड़ते हैं। खुशी तो सबको हुई, लेकिन ये तो पहली बार था कि जब इनके दूसरे जवाई ने ये बात की हो कि मैं यहाँ पे रुकूंगा। तो नाना जी कहते हैं जी भाई कोई बात नहीं भाई, हम तो कहते ही हैं भैया आप तो कभी रुकते नहीं हैं, आज सूरज कहाँ से निकल आया। लेकिन उनके मौसा जी बार बार टकटकी लगा के इन्हीं बच्चों की तरफ देखे जा रहे थे। इस चीज़ का आभास नाना जी को तो हो चुका था कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही, जिसकी वजह से ये बार बार इनकी तरफ देखी जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को लेकर तवज्जो देते नहीं। अब जो उनके रुकने का कारण था वो बहुत जल्दी ही पता लगने वाला था। रात होती है, रात जब होती है तो ये अपने माता के साथ, अपनी मदर के साथ एक अलग रूम में सोते हैं। कुछ समय बाद इनको अजीब से फिर वही कान में आवाज़ आती है कि मुझे तो खिला लेते, तुमने मुझे खिलाया नहीं ना। अब दोनों अचानक से उठते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनी? और वो कहते हैं कि हाँ मैंने भी सुनी, और वो सेम वही आवाज़ थी जो उन्होंने पार्क में सुनी थी। लेकिन फिर से ये इस चीज़ को वहम समझ के सोचते हैं कि शायद हो ना हो कि कुछ हमें वहम लगा होगा, और ये फिर से सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इनका वहम नहीं था, क्योंकि ये जाने अनजाने किसी एक ऐसे अनवांटेड मेहमान को साथ में अपने ले आए थे जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था, और हुआ भी। अभी कुछ ही समय बीतता है, इनको आवाज़ तो आती नहीं, लेकिन इनकी आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। दोनों की चीखें, ऊंची ऊंची चीखों से सारे का सारा जो घर है वो कांप के रह जाता है। अचानक से इनकी मदर उठती है तो वो देखती हैं कि इनके दोनों बच्चे बिल्कुल सीधे पड़े हैं, और उनका जो ये एक का दाहिना कंधा और एक का बायां कंधा नीचे की तरफ झुका हुआ जैसे किसी ने दबाया हो, और ये दोनों चीखें मारे जा रही हैं कि बचा लो बचा लो, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। इनकी जो मदर है वो तो देखकर हैरान रह जाती हैं कि ये हुआ क्या इनके साथ। पहले तो उनको हिलाती हैं कि कई बार होता है ना कि बच्चों को सोते में भी उनको शायद थोड़ा सा पता हो कि स्लीप पैरालिसिस, लेकिन खुली आंखों के साथ स्लीप पैरालिसिस कैसे होता है। और स्लीप पैरालिसिस बेसिकली चेस्ट पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, ना कि कंधे की एक साइड पर। दोनों चीखें मारी जा रही है और उनके सामने अपनी माँ अपने बच्चों को अपने सामने तड़पता देखकर कैसे रह सकती है। अब जल्दी से जब ये आवाज़ सुनते हैं तो सारे के सारे जो घर वाले हैं वो आते हैं, सिवाय एक के, इनके मौसा जी के। अब सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इनको पानी के छींटे देते हैं कि शायद ये होश में नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होता। और वो जो चीखें हैं इनकी बढ़ती जा रही थी। अब फानन में डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए इनके नाना जी बाहर जाते हैं, और उनके मन में शायद एक थोड़ा सा गुस्सा भी था कि मेरा जवाई, छोटा जवाई, वो क्यों नहीं आया। वो इतनी गहरी नींद सो रहा है कि उसको पता तक नहीं लगा कि बच्चों को कुछ हुआ है। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगते हैं तो उनके जो जवाई हैं वो आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? वो कह रहे हैं मैं तुमने शायद आवाज़ नहीं सुनी, पता नहीं बच्चों को क्या हो गया, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ये डॉक्टर का काम नहीं है, ये मेरा काम है और इसको मैं करूँगा। अब वक्त इतना था नहीं कि कुछ सवाल जवाब किए जाते कि कौन सा काम, कैसा काम और किस चीज़ के लिए। ये नाना जी को पीछे करते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे जब जाना शुरू करते हैं, वो सिर्फ एक टकटकी लगा के उन बच्चों को देख रहे थे और मुंह में कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। कुछ समय बड़बड़ाने के बाद उनके हाथ में एक छोटी सी बोतल थी, वो पानी को अपने हाथ पे डालते हैं और छींटा मार देते हैं। जब छींटा मार देते हैं तो अचानक से जो बच्चे इतना तड़फ रहे थे, जिनके जो एक का दायां कंधा एक का बायां कंधा बिल्कुल नीचे दबा हुआ था, वो एकदम से ठीक हो जाता। अब दर्द तो उनको हो रही थी और वो बच्चे ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते हैं। जब ये सारा मंजर देखते हैं तो फिर अब सबकी निगाहें इनके मौसा जी पर थी कि
आखिर ये चीज़ क्या थी और आपने किया क्या। अब उनको इस चीज़ की हैरानी नहीं थी कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो बेसिकली पंडित जी थे, उनका पंडिताई का काम था, तो एस्ट्रोलॉजर थे और साथ के साथ ही हवन यज्ञ भी करते थे। इसलिए इस चीज़ के बारे में तो किसी को कुछ शक नहीं था कि उन्होंने क्या किया, लेकिन ये था कि जो इन बच्चों पर हुआ वो क्या था। फिर इनके मौसा जी कहते हैं कि मेरे आज रात रुकने का कारण भी यही था, क्योंकि जब ये बच्चे आए तो मुझे ये 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे नज़र आ रहे थे। इनके साथ एक बड़ा ही अजीब सी शक्ल वाला बच्चा, जिसका जो सर है आधा फटा हुआ था, वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे नज़र आ रहा था और इसलिए मैं टकटकी लगा के इनकी तरफ देख रहा था और मुझे उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। और वो चाहता है कि वो इनको अपने साथ ले जाए उसी पार्क में, लेकिन जिंदा नहीं, इनकी आत्माओं को। वो चाहता है कि ये भी मर जाए। अब जब पार्क की बात चलती है तो सारे एक दूसरे की शक्ल देखना शुरू करते हैं। कौन सा पार्क? नाना जी को तो पता था, तो नाना जी पूछते हैं कि क्या ये बच्चे पार्क में गए थे? तो इनकी मदर बोलती हैं कि मुझे नहीं पता। फिर डांट वगैरह पड़ती है इनकी मदर को कि फिर बच्चों का ख्याल रख नहीं सकते तो फिर बच्चे पैदा ही क्यों किए? बच्चे इस हालत में थे नहीं कि उनके साथ इंटेरोगेशन की जाए। अब जब ऐसा होता है तो फिर नाना जी कहते हैं चलो जो भी होगा सुबह होगा, अब आराम करो। लेकिन इनके मौसा जी कहते हैं नहीं, आराम करने का समय नहीं है, इन बच्चों को अभी के अभी घर को छोड़ना होगा, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ये इन दोनों बच्चों की जान पर बन के आ सकती है। आनंद फानन में इनके घर में गाड़ी थी, तो गाड़ी से निकाल के इनके जो लोकल थे, यानी जो इनके मौसा का घर था, वहाँ पर इनको लेके जाया गया। उसके बाद फिर इनके मौसा ने अगले दिन हवन किया, शुद्धिकरण किया, लेकिन इनकी मदर इनको वापस लेकर आई नहीं, क्योंकि उनको डर था। इनको डर था कि कहीं गलती से भी कोई लापरवाही हुई तो इनके बच्चों की जान पर ना बन आए। इस घटना के बाद ये कभी उस घर में गए नहीं, और उसके बाद फिर नाना जी ने भी ये चीज़ को महसूस किया कि अब जितना मर्जी शुद्धिकरण किया है, लेकिन कोई ना कोई हवा कुछ ना कुछ तो हो सकता है कि आ गया होगा। इसलिए फिर उन्होंने बहुत जल्दी उस घर को भी छोड़ दिया और दूसरी जगह पर रहने चले गए, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे भी, उनके दोते दोतियाँ भी उनसे मिलने आए, और उस घर में वो तो बिल्कुल भी आ नहीं सकते थे। सो आई होप आज का किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावा एक छोटा सा मैंने पोर्शन शुरू किया है क्रिटिकल कमेंट्स का। क्रिटिकल कमेंट्स का पोर्शन क्या है कि कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो समहाउ फीडबैक भी होते हैं और समहाउ वो किसी कोई क्वेश्चन के तौर पर भी होते हैं और किसी की कोई क्लैरिफिकेशन के तौर पर भी होते हैं। तो जो कमेंट्स मुझे लगेगा कि जिसका मैं आंसर नहीं दे सकता, तो मतलब लिख के, मतलब कि उस हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं दे सकता, तो मैं वीडियो के आखिर में अब से एक नया छोटा सा सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। और इसका एक फ़ायदा है कि आपसे इंटरेक्शन बढ़ेगी और मैं नाम लेकर उनका करूँगा कि इन्होंने जो क्वेश्चन पुट किया था, और वो पढ़ने के बाद फिर मैं आपको उसका जवाब दिया करूँगा कि भाई आपके जो ये क्वेश्चन है या आपके फीडबैक का मैं उसमें क्या डेवलपमेंट है, उसमें क्या कर रहा हूँ और क्या करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अब सिर्फ 1 मिनट लगा के मैं उसको भी पढ़ूंगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो भी आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे पता है कि आप बहुत प्यार करते हैं और जो आपके कमेंट्स हैं वो इस चीज़ का साक्षात गवाह है। इसलिए जो भी आगे के बाद जो भी आपके फीडबैक के लिए आप कमेंट करेंगे, या कोई रेक्टिफिकेशन चाहते हैं या करेक्शन चाहते हैं या कुछ अप्रिसिएशन भी है, वो मैं एक बार मेंशन किया करूँगा। और आज एक बड़ा लंबा सा कमेंट है, मेन चीज़, कोई इतना लंबा कमेंट अपना टाइम निकाल के कर रहा है तो फिर वो तवज्जो तो करता ही है ना कि उसको रिस्पॉन्स मिले, और अगर उसको रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर ये मेरी नालायकी है। तो फिर आज का जो एक कमेंट है, क्रिटिकल कमेंट है, मैं उसकी बात करता हूँ, और फिर उसके बाद जैसे जैसे मुझे लगेगा कोई कमेंट है तो उसकी बात हम क्या करेंगे। और जो ये क्रिटिकल कमेंट है वो है कौशल कैमे। आई होप मैंने आपका नाम ठीक लिया है। और ये बड़ा लंबा सा कमेंट है, और इसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वर्ड होंगे तो मैं उसको अपने तरीके से करेक्ट कर दूंगा, फिर उसका मैं जवाब दूंगा। और ये कहते हैं कि सर आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो, आप सोच रहे हो कि चैनल इतना बड़ा नहीं है अभी, जब बड़ा हो जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तब करूँगा। सर स्टोरी काफ़ी अच्छी होती है, मैं रोज़ सुनता हूँ, आप नरेट भी बहुत अच्छा करते हो। ओनली 2 चीज़ बताता हूँ, कम से कम एक बार ट्राई तो करो सर। मैंने पहले भी कहा, सुनो पहली बात,
थोड़ी एडिटिंग पर ध्यान दो, वो इसके साथ यूट्यूब शॉर्ट और बनाओ या कट कर दो स्टोरी में से। सर बहुत जल्दी ग्रो होगा, कम से कम ट्राई तो करो, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। जब कोई इतनी बार बोले एक बार सुन लेनी चाहिए। अक्षय सर के बाद आप ही हो जिसकी स्टोरी में दम होता है। हाँ, स्टोरी प्रिंस सर भी हैं, आप तीनों बेस्ट हो। बस बस आप में ही कमी है एडिटिंग की। सर यूथ को समझे वो क्या चाहता है, बस लंबा हो जाएगा अगर अब बोलूँगा, बाकी बाद में। सर प्लीज़ ध्यान ज़रूर देना, आप ही के फेवर के लिए है, आप ही के फ़ायदे के लिए है, और अदरवाइज़ एज़ यू विश। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना लंबा कमेंट किया और आप इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि चैनल में कुछ चेंजेस होने चाहिए, और जो आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और आपने जो पॉइंट्स पिक किए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स पिक किए। लेकिन अब मैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन दूंगा, जैसा कि आपने कहा कि आप पहले एडिटिंग पर ध्यान दो, और आपने जो मेरा कंपैरिजन है वो अक्षय वशिष्ठ और प्रिंस के साथ किया, प्रिंस जी के साथ किया। भाई देखिए, अभी क्या है कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, और अब आप में से मेरे भाई कई कहेंगे कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है भाई। उनका चैनल बहुत बड़ा है और उनकी जो मॉनेटरी उनको जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो फिर उनके पास एडिटिंग के लिए एक अलग से टीम है, उनके पास हर एक चीज़ के लिए, यानी कि उनको एडिटिंग में या फिर थंबनेल्स में अपना सिर खपाना नहीं पड़ता, मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। मुझे एडिटिंग भी खुद करनी पड़ती है, तो फिर अब एडिटर तो मैं हूँ नहीं, तो जितनी भी मतलब हो सकती है, अब आप खुद सोचिए कि आज से कुछ समय पहले कितनी ऑडियो की प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने सही माइक ढूंढा, और मैं सिर्फ, अब अगर मैं आपकी बातों पर ध्यान ना देता तो फिर मैंने चलने देना था जैसा चल रहा था, लेकिन मुझे होता था कंसर्न कि भाई ऑडियो ख़राब नहीं होना चाहिए। अब ऑडियो बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक आ रही है ऑडियो की प्रॉब्लम। एडिटिंग का जो पार्ट है, अभी बहुत से जो मुझे मेजॉरिटी लग रही है उसमें ये लग रहा है कि एडिटिंग जो है वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है चैनल के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इसको सुनते हैं, मेरी स्टोरी को सुनते हैं, तो उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि उसका साउंड इफेक्ट क्या है, उसमें क्या चल रहा है। हाँ, आगे चल के मैं थोड़ा बहुत करूँगा, इतना करूँगा कि जिससे वीडियो थोड़ी सी और लुक्रेटिव बने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आप चाहेंगे वो होगा। तो आप अगर चाहते हैं तो वोट कर दीजिए कि आपको कुछ एडिटिंग में स्पेशल इफेक्ट्स या कुछ ऐसा चाहिए, तो थोड़ा सा पता लग जाएगा कमेंट बॉक्स में। एक बात और, दूसरा आपने ये कहा था कि आप शॉर्ट्स वगैरह बनाइए। भाई मैं जानबूझकर शॉर्ट्स नहीं बनाता, उसका एक कारण है, क्योंकि आप अभी व्यूअर्स हैं, आपको यूट्यूब का पता नहीं है। यूट्यूब में शॉर्ट्स अगर चल रहे हैं आपके चैनल में तो आपका चैनल ही डेड हो जाएगा। मेरा एक चैनल है जिसके 50,000 प्लस सब्सक्राइबर है, वो मेरा गेमिंग चैनल था। आज के समय में वो चैनल डेड पड़ा हुआ है। पहले उसको चैनल को मैंने हॉरर में भी कन्वर्ट किया कि चलो मैं एक दिन यहाँ पे स्टोरी अपलोड कर दो करूँगा, दूसरे दिन वहाँ पे स्टोरी अपलोड कर दो करूँगा, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया कि मैं इसी चैनल पर ध्यान से काम करूँगा। अब उस चैनल के डेड होने का कारण भी शॉर्ट्स था। मेरे 50,000 सब्सक्राइबर शॉर्ट्स की वजह से हुए थे, और जो शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर हैं वो वीडियोस देखते ही नहीं, 90% वो वीडियोस देखते ही नहीं। अब एग्जांपल के तौर पे एक 50,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल, और उस पर मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, उस पर 700-800 व्यू आ रहे हैं, तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो देखता है कि भाई इसको तो इसके सब्सक्राइबर ही नहीं देख रहे, तो इसकी वीडियो मैं आगे रिकमेंड क्यों करूँगा। दैट्स वाई मैं अभी शॉर्ट्स पर काम नहीं कर रहा। जब चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा फिर मुझे शॉर्ट्स डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मन पर पत्थर रखकर मैं ये काम कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं चैनल को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहता लालच में आके कि भाई जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। हाँ ठीक है, अभी मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा ग्रोथ फास्ट होनी चाहिए, लेकिन कारण ये है कि मैं उसको इस चीज़ के लिए अपने चैनल को हर्ट नहीं कर सकता। भाई आपके फीडबैक बिल्कुल ठीक है, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने बड़े यूट्यूबर्स के साथ कंपेयर किया। अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि भाई ऐसा हूँ, ये तो आप जो प्यार देते हैं अपने कमेंट्स में ये भी इस चीज़ की गवाही देते हैं, और आज के कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कि भाई साहब ने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। लेकिन आई होप मैंने आपके जो सवालों का जवाब दे दिया, और इसी तरीके से जो ये क्रिटिकल कमेंट्स हुआ करेंगे
जो इतना कीमती समय लगाकर कमेंट्स लिख रहे हैं तो उनकी कमेंट्स को तवज्जो मिलनी चाहिए। तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट लिखा। और अगर आपके भी कुछ ऐसे सवालात हैं मुझे कमेंट में कर दें, तो फिर मैं मेंशन कर दिया करूँगा कि आपका कमेंट एड्रेस हो गया, और कमिंग वीडियो के एंड में आपके जो कमेंट्स का जो आंसर है वो आपको वर्बली दूंगा। इससे इंटरेक्शन बढ़ती है। अब मैसेज कर दूंगा तो फिर वो मज़ा नहीं आता। अब मैं इस चीज़ का इतना ही बड़ा मैसेज कर दूंगा, मतलब रिप्लाई कर दूंगा, वो मज़ा नहीं आएगा। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। अब किस्से भी ख़त्म हो चुके हैं। जो ये कमेंट्स को सुनना चाहते हैं, इस फीडबैक के जो रिएक्शन को सुनना चाहते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है। तो जो कहानी सुन के निकलना चाहते हैं तो वो भी उनकी मर्ज़ी है। खैर, अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं पर विराम लगाने का। जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।